Hello everyone, welcome to Maluka IS. Once again, we are going to start with another question of history optional. My name is Vaishali Kamboj and I will be dealing with history optional. इसके अंदर हम 500 सीरीज़ में 500 टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा ये जो सेशन है दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 5th जून. ओके, 5th जून ऑनवर्ड्स हम ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा करेंगे क्लास के अंदर. सो वी वांट यू टू प्लीज़ ज्वाइन दीज सेशंस सो दैट आप अपने मेंस को और बेटर बना सकें, आप अपना आंसर राइटिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकें. ओके जी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश सक्सेस इन द कर्नाटिक वॉर्स, हाउ दीज वॉर्स प्रूव्ड बून फॉर द ब्रिटिश. अब जैसे कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं की वर्ड से कि पहले आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद आपने एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स आप उसके बारे में सोचिए कि इसका आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे, देन स्टार्ट राइटिंग. उधर एग्ज़ाम के अंदर यू विल फाइंड दैट जो स्पेस है वो एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है, हालांकि वो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस होता है. यू कैन राइट योर आंसर्स द वे यू वांट, बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि आप कट करके दोबारा आंसर को लिख सको, राइट. सो इसलिए पहले अपने आंसर को फ्रेम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू राइट. ऑल्सो मुद्दे से नहीं भटकना है, राइट. मुद्दे से कैसे भटक जाते हैं, हम इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि आंसर जो पूछा गया है मुझसे, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर किस तरीके से करना है. नॉलेज बहुत होती है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है यहाँ पे प्रेशर की वजह से कभी कभी हम गलत आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है. तो इससे बचने के लिए स्टेप नंबर 1 इज़ दैट ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड. ठीक है, यहाँ पे देखो पहले वो लोग क्या पूछ रहे हैं, एक फैक्टर्स की बात हो रही है. कौन से फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है. इन्होंने कहा ऐसा फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए जो कंट्रीब्यूट करता है ब्रिटिश की सक्सेस. तो ब्रिटिश सक्सेस के बारे में बताना है. कहाँ पर सक्सेस, कर्नाटिक वॉर के अंदर सक्सेस. ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये जो वॉर थी, कर्नाटिक वॉर्स जो थी, 3 वॉर्स हुई हैं हमारी, 3 कर्नाटिक वॉर्स. जो ये वॉर्स हुई है किस तरीके से बून साबित होती हैं, यानी वरदान साबित होती हैं फॉर द ब्रिटिश, राइट. दिस वी आर गोइंग टू राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे एंड सेकेंड वाई इट वॉज अ बून. कर्नाटिक वॉर में जीत जरूरी क्यों थी, क्या ये देने वाली थी ब्रिटिशर्स को, क्या मिलने वाला था. ओके, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. देखो आपका जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है, इसका डिवीजन थोड़ा सा माइंड में रखना है. एक तो पहली बात, जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है. हम आपको मॉडल आंसर में लिख के दे रहे हैं बट आपने वो वर्ड को नहीं लिखना. यू शुड जस्ट स्टार्ट विद इट. ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड्स के अंदर अपना इंट्रोडक्शन फिनिश करेंगे. बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिमिट को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपकी क्वेश्चन का कंटेंट है, मेन कंटेंट है. कंक्लूजन जो है आपका अगेन दैट विल बी अंडर 20 to 40 वर्ड्स, यानी इंट्रोडक्शन के 20-40 वर्ड्स, कंक्लूजन के 20-40 वर्ड्स. बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है कि आप बॉडी के अंदर लिखो जितना इलेबोरेट आप कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो इंट्रोडक्शन की जहाँ तक यहाँ पर बात है, हम कैसे शुरू कर सकते हैं. सिंस यहाँ पे आप देखो लड़ाई किसके बीच में हुई है, ऑफ कोर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में. कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच पावर्स. ठीक, ब्रिटेन एंड, या ऐसा लिख सकते हो ब्रिटेन एंड फ्रांस, या सिंपल लिख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव बीन द ओल्ड राइवल्स. ये ओल्ड राइवल्स रहे हैं और भारत के अंदर, इन इंडिया, इन ऑर्डर टू हैव अ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स. देखो ट्रेडिंग तो था ही था, लेकिन ट्रेडिंग को और बेटर बनाने के लिए ये लोग पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर एंटर करते हैं, राइट. अब ट्रेडिंग के अंदर धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी, या ऐसा कह लो कि उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा था. इसी वजह से वो लोग पॉलिटिकल स्फीयर में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा बाकी पावर्स को, बिकॉज और जगह से कंपटीशन ब्रिटेन से बहुत आ रहा था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है अभी, राइट. 1750s ऑनवर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो शुरू हो चुका था. हेंस पॉलिटिकल स्फीयर में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, चाहे इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट.
मीनिंग यू हैव टू मेक द सिचुएशन एज सच ताकि पॉलिटिक्स को आप कंट्रोल करो. पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना का मतलब था कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ होंगी वो आपके फेवर की बननी चाहिए. ठीक है, तो ये तब तक नहीं पॉसिबल था जब तक कोई और थर्ड एंटिटी मेरे एरिया में प्रेजेंट हो. सो फ्रेंच वर द पावर्स, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स थे उस वक्त पे, इनको अब हराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बाकी पावर्स को तो धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर ही दिया जा चुका था. So now Britishers wanted to enter, British East India Company wanted to enter into the political arena of India. They wanted to control the politics of India, and hence French need to be eliminated from this area, right? कहाँ पे present हैं ये? आप यहाँ पे मैप बनाकर, if possible, आप मैप ड्रॉ करके शो कर सकते हो कि कर्नाटक वॉर्स कहाँ लड़ी गई. कर्नाटक का जो एरिया है दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कर्नाटका, ये चीज़ को माइंड में रखना है. कर्नाटक का जो एरिया है दैट इज़ द तमिलनाडु रीजन. ओके, लोअर आंध्रा तमिलनाडु, बेसिकली ये मेन रीजन है तमिलनाडु वाला. यहाँ पे लड़ाइयों को लड़ा गया है. ओके, नाउ सो मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए. ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज पीरियड. ये तो ज़रूर मेंशन करना है. मैप जहाँ पॉसिबल है बनाना है, पीरियड तो हमेशा लिखना ही लिखना है. हमारी वॉर जो है वो 1740 के अंदर स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यू करती हैं 1763 तक. तो 1748 के टाइम पीरियड से स्टार्ट होकर 1763 तक हमारी 3 वॉर्स लड़ी गई, जिन वॉर्स का रिजल्ट क्या हुआ दैट ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फेस द फेलियर, एंड हेंस द ब्रिटिश पावर्स वर ट्राइंग टू एंटर द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इंडिया. ओके, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रेस्ट ऑफ इंडिया. ओके जी, तो इंट्रोडक्शन को इस तरीके से मेंशन करने के बाद टाइम पीरियड, मैप बना दिया, ब्रिटेन और फ्रांस की राइवलरी को दिखा दिया और ये बता दिया कि कर्नाटक वॉर को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल स्फीयर में एंटर करना चाह रही है. ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं तो ये राइवलरी वाली बात लिखकर आप बॉडी पर आ सकते हो. ठीक, ओके. नाउ इसके बाद अब हम बात करते हैं बॉडी में क्या क्या चीज़ों को आप लिखेंगे. तो बॉडी होता है आपका मेन कंटेंट. मेन कंटेंट यहाँ पे फैक्टर्स पूछा गया है कि ऐसे कौन से होते हैं जिसकी वजह से सक्सेस मिलती है ब्रिटिशर्स को. सो फैक्टर नंबर 1, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. क्या पावर है कि यहाँ पे दे वर नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट सिटिंग इन इंग्लैंड, बट दे हैड अ फुल पावर टू टेक डिसीजन, एनी काइंड ऑफ डिसीजन हियर इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन लोगों के पास पावर टू टेक डिसीजंस है. तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये लोग कर सकते थे, जिसकी वजह से जैसा चाहे वैसा रूल लागू कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कोई वॉर लड़ सकते थे. इनको दे डिडंट हैव टू लुक अप टू द गवर्नमेंट सिटिंग इन ब्रिटेन. वेराज आप साथ में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन शो कर सकते हैं कि फ्रेंच जो थे उनके साथ ऐसा नहीं था. फ्रेंच गवर्नमेंट जो है दे यूज टू कंट्रोल, इनका कंट्रोल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था. ओके, सेकेंड, आप यहाँ पे बता सकते हैं अबाउट द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश. नेवल स्ट्रेंथ ब्रिटेन की वन ऑफ द बेस्ट थी इन द एंटायर वर्ल्ड, और इस नेवल स्ट्रेंथ की वजह से फ्रांस का जो भी सप्लाई इंडिया के अंदर आता था वो सप्लाई को रोकने में कामयाब हो जाती थी ब्रिटिश नेवी. ठीक, सो दे नेवर लेट द सप्लाईज रीच टू द इंडिया, जो फ्रांस भेजना चाहता था अपनी कंपनी को, या फिर कहीं और से, जैसे मॉरिशस वाज वन ऑफ द सेंटर वेयर फ्रेंच जो पावर्स थी उनका कंट्रोल था. अगर आपको मॉरिशस से भी कुछ सप्लाईज मंगवानी है या यू हैव टू ब्रिंग द आर्मी, कोई सपोर्ट आपको लेकर आना है वॉर के टाइम्स में, स्पेशली कर्नाटक वॉर में मंगवाई गई, तो मॉरिशस से वो सपोर्ट को प्रॉपरली आने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि नेवल स्ट्रेंथ ब्रिटेन की ज़्यादा बेटर थी. ठीक, देन थर्ड पॉइंट यू कैन मेंशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, या जो आप लिख सकते हो सिंपली पावर सेंटर्स. ओके, पावर सेंटर्स ऑफ ब्रिटेन
काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स थे। तो ब्रिटेन के कैसे हैं? दे आर वेरी डाइवर्स। कैसे कैसे? एक हमारा है मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल के अंदर प्रेजेंस है हमारा, बॉम्बे के अंदर प्रेजेंस है। सो हम तो ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया को कंट्रोल कर पा रहे थे, ये ब्रिटिश जो हैं। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच के पास जो पावर का एक सेंटर था दैट वाज जस्ट पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से वही सारे कैंपेन्स जो हैं वो कंडक्ट करते थे। ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी, जिसकी वजह से सप्लाईज जो हैं वो हर जगह पे टाइमली पहुंच नहीं पाती थी। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। ओके, देन द नेक्स्ट फैक्टर वाज द capability, or you can say the strength, the intellect of the officers of British East India Company. Capability of the British officers. तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग, सर आयरकूट, all these people have fought in Carnatic wars with their full intellect, with their intelligence, strategically इन लोगों ने सोच के then they have conducted the wars. How they managed to control the different factions, जैसे थर्ड कार्नाटिक वॉर में आप देखते हो किस तरीके से इन दोनों ने सर आयरकूट एंड रॉबर्ट क्लाइव इनिशियली फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में, एंड की वॉर आते आते जब हम थर्ड कार्नाटिक वॉर में देखते हैं कि इंडिया के जो पॉलिटिकल फैक्शंस बने हुए थे, चाहे नवाब ऑफ कर्नाटक को लेकर लड़ाई हो, क्योंकि पॉलिटिकल सक्सेशन होना था, तो पॉलिटिकल सक्सेशन को इन्होंने एक ज़रिया बना के फ्रेंच पावर्स को हराने की ट्राई करी थी, राइट? सो दे एंटर्ड इनटू द वॉर बाय द हेल्प ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस एरिया। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का सक्सेशन को लेकर लड़ाई था, कर्नाटक के नवाब को लेकर लड़ाई था कि कौन अगला बनेगा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिटिक्स का यूटिलाइजेशन करके फ्रेंच पावर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। सो दे वर एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल एंड अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्रेंच पावर्स भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? एग्जीक्यूशन का। तो आप कितना भी बेटर सोच लो, कितना भी स्ट्रैटेजिकली आप इस चीज़ को प्लान कर लो, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाते देन द होल जो सिनेरियो है दैट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, राइट? दैट टर्न्स अगेंस्ट यू। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है फिर, राइट जी? तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने इस कैपेबिलिटी को बेस्ट यूटिलाइज किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वाज द फाइनेंसेस। फ्रेंच पावर्स को लेके हमेशा एक तंगी आती थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि फाइनेंसेस जो थे वो प्रॉपर उनके पास नहीं होते थे, एक्सपेंडिचर वो लोग अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकते थे, उनको परमिशन लेना पड़ता था फ्रेंच गवर्नमेंट का, तब जाकर दे कुड एग्जीक्यूट एनीथिंग। वेराज ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पास अच्छा खासे फंड्स अवेलेबल थे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इन लोगों के पास, विच इज़ वाई दे आर एबल टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन वेरी फाइनली, एंड हेंस इट लेड टू द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। ओके जी, नाउ ये हो गया हमारा बॉडी का पार्ट, ऑल द पॉइंट्स यू विल मेंशन हियर। एंड फाइनली अबाउट बोन आप बताएंगे बॉडी में कि बोन कैसे ये बनता है, हाउ इट सीम्स टू बी अ बोन, कैसे ये एक वरदान की तरह साबित हुआ। कार्नाटिक वॉर्स के बाद क्या हुआ, आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि पोस्ट कार्नाटिक वॉर फ्रेंच पावर जो हैं उनको हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है? एंड ब्रिटिश जो हैं वो एक अल्टीमेट सुपर पावर बन जाते हैं कहाँ? इन द एरिया ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन कैंपेन जो था, इंडिया का जो एम्पायर है, अब उसके अंदर कोई भी उनके लिए चैलेंजर नहीं बच गया था। द ओनली पीपल हु कुड नाउ एक्सपैंड देयर एरिया वर द ब्रिटिश। ओके, तो इंडियन कैंपेन के अंदर अब इन लोगों के सामने अगर कोई चैलेंज था तो वो सिर्फ यहाँ के रूलर्स थे, जिनको मैनिपुलेट करके अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ के थ्रू ये लोग कंट्रोल कर सकते थे, बट कोई आउटसाइडर कंपटीशन अब इनके लिए नहीं बचा था, ठीक है? सो दिस वाज अ बून टू देम, एंड हेंस आफ्टर दिस दे एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इन अ फुल फ्लेज्ड वे, ठीक है? आप देखोगे 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई हो जाती है, द बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर दैट बीच में ही कर्नाटिक वॉर्स चल रही हैं, मीनवाइल चल रही हैं, कब? 1748 ऑनवर्ड्स। कब तक? 1763 तक।
इसके बाद 1764 में आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगी, जिसके बाद बंगाल का ऑलमोस्ट एंटायर कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाने वाला है। निज़ामत के जो राइट्स थे वो तो दे दिए गए थे नवाब को, लेकिन दीवानी के सारे राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के हैंड्स में आ जाते हैं। एंड थ्रू दिस दीवानी एरिया, दीवानी मीन्स फाइनेंशियल कंट्रोल, तो फाइनेंसेस ऑफ दैट एरिया जो थे बंगाल के ये कंट्रोल करने लगे। उससे दे स्टार्टेड सपोर्टिंग देयर कंपनी एंड हेंस विद द हेल्प ऑफ दोज फंड्स they were actually suppressing the India. So they have utilized this political control in order to suppress the Indians. So you can say like that Indians were now actually paying for their own suppression, right? And this was possible. Why? Because Carnatic wars के अंदर ये पावर फ्रेंच की जो थी ये हरा दी गई थी, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स अकेले थे यहाँ पे डील करने के लिए। सो इंडियंस वर पेइंग फॉर देयर ओन सप्रेशन नाउ, एंड ये चीज़ जो थी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आप ये मेंशन करने के बाद दैट दे बिकेम द सुपर पावर, दे एंटर्ड इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड फॉलोइंग देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंटायर इंडिया। कंक्लूजन के अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं, आप एक समरी लिख सकते हैं इसका, दैट कर्नाटक वॉर्स के अंदर सक्सेस जो थी दैट वाज अ रिमार्केबल, एक रिमार्केबल पॉइंट था, एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट था वहाँ पर, विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द ब्रिटिश एंड दे टर्न्ड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। दे स्टार्टेड देयर एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच पावर्स को एलिमिनेट करने के बाद दे बिकेम द सोल सुपर पावर इन इंडिया, जो एक आउटसाइडर थी, बट दे विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ देयर आर्मी इन दिस एरिया, ठीक। सो इस तरीके से कंक्लूजन आप लिख के अराउंड 20-30 वर्ड्स में इसको ख़त्म कर देंगे, आंसर को कंप्लीट करें, ठीक है जी। नाउ लेट अस सी द मॉडल आंसर। मॉडल आंसर आपको अवेलेबल रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जब वीडियो को देखेंगे आप इसी वक्त पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये आंसर को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने आंसर्स लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वी विल सी योर आंसर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, एंड ऑफ कोर्स आपको इससे बेनिफिट होगा, सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट हियर, ओके। ऑल राइट, तो आंसर के अंदर देखो, इंट्रोडक्शन इज मेंशन, कर्नाटक वॉर्स को रिलेट करो, ब्रिटेन और फ्रांस को रिलेट करो, यहाँ पे उनकी राइवलरी को बताओ। बॉडी के अंदर सारे कॉजेस, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम था ब्रिटिश के ऊपर, नेवी स्ट्रॉन्ग है, सेंटर ऑफ पावर्स, फंड्स ज़्यादा थे ब्रिटेन के पास, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ब्रिटिश कमांडर्स बहुत ज़्यादा केपेबल सुपीरियर थे। बून किस तरीके से रहा, सुप्रीम यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर रह जाती है, द ब्रिटिश ओनली, और फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित रह जाता है। दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड इट फर्दर। नाउ फ्रेंच पावर्स वर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिश, दे वर जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी एंड ऑल द पॉलिटिकल कंट्रोल वॉज नाउ फिनिश्ड फॉर एवर। सो आप ऐसे कह सकते हैं दैट इट वॉज जस्ट द काइंडनेस और द बेनेवलेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑन विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिपेंडेड, एंड रेस्ट ऑफ द जितना उनका ड्रीम था अबाउट हैविंग अ पॉलिटिकल कंट्रोल दैट वॉज totally thrashed off, okay. And finally the conclusion, with the end of the Carnatic Wars, the French East India Company was wiped off from India and British now could concentrate on controlling the rest of India. अब उनका concentration जो है, देखो यही बात हो रही थी कि थर्ड जो एंटिटी थी, आउटसाइडर था, उनको हमने निकाल दिया। अब हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन रूलर्स के ऊपर, कि कैसे इनको मैनिपुलेट करके या इनके साथ वॉर करके वी आर गोइंग टू कंट्रोल देम। तो आप देखोगे इसके बाद अब वॉर्स स्टार्ट हो जाएंगी, कैसी एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगी, एंग्लो मराठा वॉर्स होंगी, एंग्लो सिख वॉर्स होंगी। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये लोग इंडिया को कंट्रोल करेंगे। ऑल्सो यू विल सी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश होंगी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगा, उससे पहले सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी होगा, और फाइनली जाके आफ्टर 100 ईयर्स 1857 का रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स। बट
तब तक ये लोग इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर चुके होंगे, एक बड़ा एम्पायर ये इंडिया में बना चुके होंगे, ठीक है। तो उसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटक वॉर के बाद से होती है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द आंसर, यू कैन एक्सेस इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट, एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। इससे आपका जो आंसर राइटिंग है वो बेटर होगा। जब आप हमारे साथ सेशंस को ज्वाइन करेंगे 5 जून ऑनवर्ड्स, वहाँ पर हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे आंसर्स को, आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है, आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा, बट फर्स्ट यू विल राइट एंड देन हम उसको विद इन फ्यू आवर्स आपको रिव्यू करके उसे देंगे। उसके अंदर आपके जो भी गलतियाँ होंगे, जो आपने अच्छा भी लिखा उसको भी पॉइंट आउट किया जाएगा, नॉट जस्ट द मिस्टेक्स। जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी बताया जाएगा, जहाँ पे कोई कमी है वी आर फाइंडिंग दैट दिस एरिया नीड सम इम्प्रूवमेंट, तो वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी वहाँ पर हम आपको देंगे, राइट। और बेटर से बेटर हम लिखते जाएंगे एवरी डे एंड फाइनली वी विल सक्सीड इन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर joining this session and I hope to see you in the next session as well। और क्लासेस भी हम आएंगे, देखेंगे उसके अंदर नए नए क्वेश्चंस को और आंसर लिखने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।